हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र आईटीआई की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए ट्रांसफार्मर चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज। जैसा कि कई क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर चैप्टर के क्वेश्चंस को, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आज हम लोगों को एक क्वेश्चन देखना है जो है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्वेश्चन क्या है? पोटेंशियल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी ट्रांसफार्मर जो होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटी ट्रांसफार्मर और पीटी ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो होता है वो यंत्रों में होता है। कहाँ होता है? याद रखिएगा, यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। यंत्रों में या रिले, इन्हीं दोनों चीजों में इनका प्रयोग अक्सर किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है या तो हम यंत्र में कर लेते हैं या फिर रिले में कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है यदि थ्री फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर, यदि थ्री फेज या डेल्टा ट्रांसफार्मर, डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए तो वह प्रदान करेगा यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि एक थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन का ट्रांसफार्मर, जैसा कि आपको पता है कि स्टार डेल्टा होता है, स्टार स्टार होता है, डेल्टा स्टार होता है, ये सारी ट्रांसफार्मर की कनेक्शन होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि थ्री फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर यानी इसका जो कनेक्शन कैसा है डेल्टा में, अगर उसका एक कुंडल जल जाए यानी एक वाइंडिंग, थ्री फेज में से एक वाइंडिंग जल जाता है तो जो वो आउटपुट प्रदान करेगा वो कैसा करेगा यानी कितना करेगा। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब किसी भी ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग जल जाता है और केवल दो ही वाइंडिंग से हम लोगों को सप्लाई स्रोत मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में केवल 58% ही हमें सप्लाई स्रोत मिल पाता है। कितना परसेंट मिल पाता है? 58%। अगर वो 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है और एक वाइंडिंग जल चुका है और ये डेल्टा कनेक्शन में है, तो अगर हम सप्लाई उससे फिर भी ले रहे हैं तो केवल हमें 58 केवीए ही आउटपुट मिल पाएगा, यानी 58% ही कार्यरत होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता
कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि ट्रांसफार्मर को शीतल करने की कई विधियों प्रयोग किए जाते हैं, यानी कई विधियों को अपनाया जाता है, जिसमें से एक है तेल शीतलता प्रणाली। क्या है उसमें से? क्या है? एक तेल शीतलता प्रणाली। इस प्रणाली से भी ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है। और अक्सर आप देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसमें ट्रांसफार्मर को शीतल होने के लिए क्या डाला जाता है? तेल ही डाला जाता है। जैसा कि पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि तेल का प्रयोग ट्रांसफार्मर में क्यों किया जाता था। क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उसका आंसर हम लोग दिए थे कि शीतलता के लिए और इसका जो है ना मतलब इंसुलेशन के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे कि यह कुचालक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से तेल शीतलता प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि यह जो होता है इस विधि का उपयोग तेल शीतलता प्रणाली का जो उपयोग होता है वो 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। 500 केवीए तक का अगर ट्रांसफार्मर हम देखते हैं तो उसे शीतल करने के लिए तेल शीतलता प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और 4 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात क्रोड क्यों की जाती है? प्रयोग की जाती है। कहने का अर्थ यह है कि ट्रांसफार्मर का जो लेमिनेशन होता है, ट्रांसफार्मर में आप देखे होंगे कि जितनी भी कोर होती है ना वो कोर को लेमिनेट किया जाता है। अगर लेमिनेट नहीं किया जाए तो क्या होगा, उसमें जो हानि होती है, जो क्षति होती है ना, एडी करंट क्षति, वो अधिक होने की संभावनाएं होती है अगर उसको लेमिनेटेड नहीं किया जाए। क्या होगा कि कॉइल जब उसमें धारा प्रवाह होती है तो वो गर्म होती है, और एक कॉइल मतलब एक पत्ती है यानी एक क्रोड अगर गर्म होंगे तो उसकी ऊष्मा दूसरे क्रोड में जाएंगे, उनसे तीसरे में, इस प्रकार से ज्यादा होगा। और कई प्रकार के दोष होंगे जिसमें से कि सबसे जो अधिक है एडी करंट ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर में प्रत्येक क्रोड को क्या किया जाता है? लेमिनेट किया जाता है। लेकिन यह क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात क्रोड प्रयोग की जाती है। क्यों किया जाता है ऐसा? तो एडी करंट को कम करने के लिए। क्यों किया जाता है? एडी धारा को कम करने के लिए। यानी एडी करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर लेमिनेशन में सिलिकॉन इस्पात क्रोड का प्रयोग ही करते हैं।
अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है। किसी भी ट्रांसफार्मर की कार्य सिद्धांत क्या होती है? तो ट्रांसफार्मर की कार्य सिद्धांत यानी किस सिद्धांत पर वो कार्य करते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है, यानी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ट्रांसफार्मर आप जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसी समय बताए थे ट्रांसफार्मर जो है सह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस प्रेरण के सिद्धांत पे? सह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? सह प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर का क्या सिद्धांत है? तो सह प्रेरण सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है क्रोड निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है। क्रोड निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है। कैसा इस्पात चुना जाता है? आखिर हम किस इस्पात का प्रयोग करते हैं, किसके लिए? क्रोड का निर्माण करने के लिए। तो आपको हम बताए थे कि सिलिकॉन स्टील का ही क्रोड बनाया जाता है। ठीक है, जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे वहां पर बताया था क्रोड का जब निर्माण होता है तो किस मेटल का होता है? तो सिलिकॉन स्टील का। आखिर क्यों क्रोड निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है? वह कौन से इस्पात ही नहीं पूछ रहा है, उसकी गुण को भी यानी उसकी विशेषता को भी आंसर में देखना होगा। तो ऑप्शन आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने से पहले चारों ऑप्शन को गौर से पढ़ना होता है। तो इसके अभी ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला है निम्न चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। अगर किसी क्रोड की चुंबकशीलता कम हो और हिस्टैरिसीस क्षति अधिक हो तो वैसे क्रोड का प्रयोग हम कदापि नहीं करेंगे। दूसरा है निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति। अगर चुंबकशीलता ही कम है तो फ्लक्स कम बनेंगे। अगर चुंबकशीलता ही कम है तो ट्रांसफार्मर में जो सप्रेरण है वो कम हो पाएंगे, तो इसका भी प्रयोग नहीं होगा। अगला है उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति। यह कुछ ठीक है। अगला फिर हम देखते हैं क्या है, उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस क्षति, यानी उच्च हिस्टैरिसीस क्षति तो होना नहीं है। यानी हिस्टैरिसीस क्षति क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए और चुंबकशीलता अधिक होनी चाहिए ट्रांसफार्मर कोर की। तो इसके अनुकूल ऑप्शन नंबर सी क्या था? उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति होना चाहिए। उच्च चुंबकशीलता, उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति। यानी होना क्या चाहिए? उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए क्रोड की और हिस्टैरिसीस क्षति की ऐसी होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए यानी कम होनी चाहिए। तभी हम वैसे क्रोड का ही प्रयोग करेंगे ट्रांसफार्मर क्रोड के रूप में, वैसे इस बात का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है शून्य लोड अवस्था में आदर्श
आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता डैश के द्वारा संतुलित होती है। क्वेश्चन क्या है कि शून्य लोड अवस्था में जिस समय ट्रांसफार्मर पर किसी भी प्रकार की कोई लोड नहीं है, उस समय यानी शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर, और आदर्श ट्रांसफार्मर तो आप समझ ही रहे हैं कि जिसकी दक्षता जो है वो 98%, उसे हम लोग आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी जिसमें एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस बिल्कुल नगण्य हो, उसे हम लोग आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता यानी प्राइमरी वोल्टेज डैश द्वारा संतुलित होती है। किसके द्वारा उसे संतुलित किया जाता है? तो उसे संतुलित करने के लिए द्वितीयक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा ही वो संतुलित होता है। यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो प्रेरित होता है विद्युत वाहक बल, उसके द्वारा उसे संतुलित किया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हम दे सकते हैं द्वितीयक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडल में प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल बल निर्भर करता है किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। यानी किसके बल पर ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है, यानी ट्रांसफार्मर में जो है जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो हम लोग सीधा सा जानते हैं कि उसमें लपेटों की संख्या पर निर्भर करते हैं, लेकिन ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन किस टाइप से दिए हुए हैं। ऑप्शन कहता है कि केवल आवृत्ति पर नहीं होती है, केवल लपेटों एवं आवृत्ति पर हो सकती है अगर इस प्रकार से और रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं मिला तो। और अगला है केवल आवृत्ति एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, और अगला ऑप्शन है आवृत्ति लपेटों की संख्या अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। तो यह बिल्कुल सही है कि ट्रांसफार्मर में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होते हैं वो तीन चीजों पर निर्भर करते हैं। किसके किसके ऊपर? पहले तो आवृत्ति पर, दूसरे लपेटों की संख्या पर, और तीसरा उच्च चुंबकशीलता पर।
यानी जिसका चुंबकशीलता अधिक होगा उसमें अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आवृत्ति। आवृत्ति, लपेट संख्या, लपेट संख्या एवं अधिक चुंबकीय फ्लक्स पर यानी आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखे और इजी से उसका आंसर भी चयन किए। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।